हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन को। जीएसटी में अब तक हमने स्कोप ऑफ सप्लाई, जीएसटी के बेसिक क्वेश्चंस, इन सबको डिस्कस किया। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन मींस कि जीएसटी एक्ट में किन पर्टिकुलर पर्सन्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड है, या कौन से पर्सन ऐसे पर्सन से एलिजिबल हैं फॉर द वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, या पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के लिए वैलिड है, या किन कंडीशंस पे गवर्नमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। क्या तो आज के सेशन में हम रजिस्ट्रेशन के सेम पैटर्न पे रजिस्ट्रेशन के पहले प्रोविजंस को भी रिवाइज करेंगे और उनके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट द सेशन। The first question is, whether all the persons are mandatorily required to obtain registration। किन किन पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड होता है। सब ध्यान से सुनना। अगर कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, अगर पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं कि ऐसे पर्टिकुलरली एक ईसीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे डिफरेंट लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिनके थ्रू अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ईसीओ है, एक पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म है। ईसीओ प्लेटफॉर्म है, इस पे डिफरेंट अपने पर्सन अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने। सपोज कोई कैब ड्राइवर है, कोई प्लम्बिंग की सर्विसेज है। अगर ये पर्सन ईसीओ के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो ईसीओ इज मैंडेटली रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन। ईसीओ के लिए क्या है मैंडेटरीली कि उसे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। क्लियर। अगर कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इनके लिए क्या लिमिट प्रोवाइडेड है। अगर कुछ पर्सन की हम बात करें लाइक ईसीओ, इन पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। इनके लिए मैंडेटरी प्रोविजन है कि इन्हें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है इंस्टीड ऑफ एनी केस, चाहे इन पे एप्लीकेबल रेट एप्लीकेबल हो, जो थ्रेशोल्ड लिमिट प्रोवाइडेड है वो एप्लीकेबल हो या ना हो, लेकिन इनके लिए रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें कि पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट, सो लिमिट इज 20 लाख फॉर ऑल पर्सन्स एंड 10 lakhs for specified states। That is aggregate turnover। अगर कोई पर्सन 20 लाख का उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर, देन ही हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। क्लियर। अगर स्पेसिफाइड स्टेट्स है, उनमें लिमिट क्या है 10 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, द एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, whether all persons are mandatorily required to obtain registration। क्या हर पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना? आंसर इज नो। अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, और एग्जाम सप्लाईज कर रहा है, एग्जाम सप्लाई मीन्स जिन पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, देन ही पर्सन वाज नॉट एलिजिबल, मीन्स नॉट मैंडेटरी टू रिक्वायर द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है या ऐसे सप्लाई कर रहा है जिसपे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उस पर्सन को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। क्लियर। सो क्वेश्चन इज वेदर ऑल पर्सन आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। आंसर नो। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट ऑप्शन, not required if he is an agriculturist or person exclusively engaged in supplying of exam goods or services। अगर कोई पर्सन
एग्रीकल्चर की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है जिसपे कोई टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है, तो देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट. क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following forms are used for registration? Which of the following forms are used for registration? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग कोई पर्सन के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जीएसटी REG स्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन 01. Which of the following forms are used for registration? Form GST registration 1. रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी में कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म्स हैं, इन्हें भी बहुत हमें अच्छे से याद रखना है. जीएसटी पोर्शन में हमें कई बार जीएसटी पोर्शन से कई बार डायरेक्टली फॉर्म के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इन फॉर्म्स को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है. मेन फॉर्म्स है 01, 06, 09. 06 और 09 की क्या रेलिवेंसी है हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन 01 किसके लिए यूज आता है? 01 यूज आता है फॉर एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रेशन, to get registration under GST Act. Clear? Now comes to the third one. Within how many days a person should apply for the registration? Within 30 days when the applicable rate is applied, which means कि अगर सपोज किसी पर्सन का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च. क्लियर? अगर किसी पर्सन का अगस्त में अगर किसी पर्सन का टर्नओवर एक्सीड होता है 20 लाख और 10 लाख एज पर द केस, 20 लाख और 10 लाख, सो विद इन 30 डेज, सपोज ये डेट रखते हैं हम 1 अगस्त को, तो 31 अगस्त तक विद इन 30 डेज पर्सन को अप्लाई करना टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01. विद इन 30 डेज, जिस दिन से उस पर्सन पर जीएसटी के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, मींस जिस दिन से उस पर्सन का टर्नओवर एक्सीड होता है 20 लाख और 10 लाख एज पर द केस प्रिस्क्राइब्ड, मींस एज पर दियर केसेस अगर 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा किसी पर्सन का टर्नओवर एक्सीड होता है, तो विद इन 30 डेज, उस डेट से 30 दिन के अंदर उस पर्सन को अप्लाई करना है टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01. क्लियर? सो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल फॉर registration. Clear? Now, all right, now comes to the next one. A person having business verticals in a state obtain a separate registration for each business vertical. Answer is C. अगर किसी पर्सन का एक से ज्यादा बिजनेस वर्टिकल है, इफ अ पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स इन अ स्टेट ऑब्टेन अ सेपरेट may obtain a separate registration for each business verticals. क्वेश्चन सिंपल मीन्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन के मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स है इन अ सेम स्टेट मे बी, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन राजस्थान में अपना बिजनेस स्टैब्लिश है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, इन पर्टिकुलर सिटीज में उनके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स है, पर स्टेट क्या है? स्टेट सेम है, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स है. सो इफ पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स मे टेक, उस पर्सन के पास क्या ऑप्शन है कि वो इन सभी बिजनेस वर्टिकल्स के लिए या तो सिंपल एक रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करे, एक ही रजिस्ट्रेशन इन सब बिजनेस वर्टिकल्स के लिए ऑप्ट करे, या ही हैव अ ऑप्शन टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर दीज वर्टिकल्स, कि वो पर्टिकुलरली सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करें. क्लियर? तो ऑप्शन क्या है उस पर्सन के पास? या तो वो सभी बिजनेस वर्टिकल्स के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन रखें, या डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स हैं तो वो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन भी ऑप्ट कर सकता है.
for separate business verticals. Clear? So क्वेश्चन क्या बोल रहा था? A person having multiple business verticals in a state may obtain a separate registration for each business verticals. Clear? Now comes to the next one. Permanent account number issued under the Income Tax Act is mandatory for grant of registration. Of course, yes. अगर आप लोगों को registration required है, then you have to permanent account number. आप लोगों के पास permanent account number होना चाहिए, which is granted by the Income Tax Authority. Clear? Permanent account number under the Income Tax Act is mandatory for grant of registration, yes, but non-resident taxable person may be granted registration on the basis of any another document. अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इंडिया है, इंडियन रेसिडेंट है, तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है कि रजिस्ट्रेशन की उन्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उनके पास क्या होना चाहिए? परमानेंट अकाउंट नंबर मींस पैन, जो इश्यू किया गया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के अंडर जो पैन नंबर इशू किया जाता है, तो रेसिडेंट पर्सन के लिए कंपलसरी है कि उसके पास वो पैन नंबर होना चाहिए। लेकिन कोई और नॉन टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट सॉरी, कोई फॉरेनर पर्सन है, नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होती है, तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी और डॉक्यूमेंट के बेस पे भी ले सकते हैं। क्लियर? अगर सिटीजन है, इंडियन रेसिडेंट पर्सन है, तो उसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर होना कंपलसरी है टू गेट द रजिस्ट्रेशन। और अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसके पास पैन नंबर हो, वो किसी और डॉक्यूमेंट के बेस पे भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकता है। क्लियर? नाउ comes to the next one. An e-commerce operator should get registered. An e-commerce operator मैंने आप लोगों को समझा कि e-commerce operator क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे डिफरेंट लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करा के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थ्रू ECO। किसके थ्रू प्रोवाइड करा रहे अपनी सर्विस? ECO। कि सपोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसपे सबों ने अपने आप को काफी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, एज पर देयर स्किल्स उन्हें आगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने का ऑप्शन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो आगे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइक अगर कोई पर्सन कैब ड्राइवर है तो वो कैब की सर्विस प्रोवाइड करा है, कोई प्लम्बिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड गेट रजिस्टर्ड। So answer is yes, he is required to register if he is liable to collect tax at source and or his aggregate turnover. Clear? Now, next one is what is the validity? What is the validity of the registration certificate? जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया अंडर फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01। फॉर्म्स को मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आप लोगों को फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद हो जाए। क्लियर? तो फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 में हमने अप्लाई किया, तो गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट इशू किया, आप लोगों की सारी कंडीशन स्पेसिफाई हुई है पर्टिकुलर असेसी की, तो उसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। अब वो सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए वैलिड कब तक है? जब तक कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता या आप अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर नहीं करते। आप या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं करते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता, तब तक वो सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए वैलिड है। कुछ केसेस में आप लोगों को उसको रिन्यू कराना पड़ता है, बट वो वैलिड है टिल द रजिस्ट्रेशन इज कैंसल। क्लियर? सो व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? आंसर इज वैलिड टिल इट इज कैंसिल। जब तक वो कैंसिल नहीं होता है तब तक वो आप लोगों के लिए वैलिड है। क्लियर? Now comes to the next one. What is the validity of the registration certificate issued to casual taxable person and non-resident taxable person? Casual taxable person कौन होते हैं? Casual taxable person, non-resident taxable person समझ में आया? कोई non-resident person है, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, अपने यहाँ पे बिजनेस को एंजॉय कर रहा है, तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रहा है अंडर GST इफ देयर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड 20 लाख और 10 लाख। क्लियर?
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि सपोज कोई पर्सन है, टैक्सेबल सप्लाई करता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर कोई बिजनेस नहीं है, मीन्स पर्टिकुलरली कोई बिजनेस प्लेस नहीं है, कभी वो कुछ टाइम में वो किसी स्टेट में अपनी सप्लाई करता है, नेक्स्ट कुछ टाइम में वो किसी और डिफरेंट स्टेट में अपनी सप्लाई करता है, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। लेकिन वो सप्लाई कैसी कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। तो उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्पेसिफाइड डेट क्या, सॉरी वैलिडिटी कब तक होती है, 90 days from the effective date of registration, a period specified in the application for registration, whichever is earlier। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पर्टिकुलरली वो टैक्सेबल सप्लाईज तो करता है, लेकिन उनका पर्टिकुलरली एक डेफिनेट बिजनेस प्लेस नहीं है, वो डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इस केस में उनके लिए वैलिडिटी क्या है रजिस्ट्रेशन की, या तो 90 डेज फ्रॉम द जिस दिन से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है उस दिन से 90 डेज तक, या पर्टिकुलरली उन्होंने तब अप्लाई किया था फॉर रजिस्ट्रेशन, उन्होंने पर्टिकुलरली उस एप्लीकेशन में मेंशन किया था कि मुझे इस रजिस्ट्रेशन को कितने टाइम तक के लिए रिक्वायर्ड है, ये रजिस्ट्रेशन मुझे कितने टाइम तक के लिए रिक्वायर्ड है। इन दोनों इवेंट में से जो इवेंट पहले होगा, अगर 90 डेज पहले कंप्लीट होते हैं या उनके स्पेसिफाइड डेट पहले कंप्लीट होते हैं, तो उस दिन तक उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। आफ्टर दैट पीरियड रजिस्ट्रेशन ट्रीटेड इज नॉट वैलिड। रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रीट नहीं होगा, वैलिड ट्रीट नहीं होगा। क्लियर? 90 days from the effective date of registration or the prescribed date in the application, whichever is earlier. Clear? So answer C is correct. Earliest of A and B. 90 days from the effective date of registration, period specified in the application for registration. Clear? Now next one. When can a voluntary registration बी कैंसिल? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर किसी पर्सन ने अपने विश के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया अंडर द जीएसटी एक्ट। क्लियर? अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया किसी पर्सन ने, वो कैंसिल किन किन केसों में होगा? इफ द पर्सन डजंट स्टार्ट बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो रजिस्ट्रेशन जिस दिन से रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हुआ उसके 6 महीने के अंदर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उस पर्सन ने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट केस क्या हुआ कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किस रीजन से हो रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन के विद इन 6 months कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। सेकेंड वन इज business has been discontinued or transferred for any reason, या बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ मींस बंद कर दिया या किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? थर्ड केस, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months और फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड इन केस ऑफ कॉम्पोजिट डीलर। अगर कोई पर्सन है, हमें सबको पता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल होती हैं। कॉम्पोजिट स्कीम में क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल होती है। अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम में है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और उसने 3 क्वार्टर तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, या कोई नॉर्मल जीएसटी रेट में एप्लीकेबल होता है पर्सन और उसने 6 months तक नॉन कंप्लायंस किए, तो इन दीज ऑल केसेस उसका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैसा हो जाएगा, कैंसिल। 3 केस कौन कौन से स्पेसिफाई है कि अगर सपोज रजिस्ट्रेशन से 6 months तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, सेकंड वन इज बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया या ट्रांसफर कर दिया गया किसी रीजन से, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि नॉन फाइलिंग हो रही फॉर द कंटिन्यूअस 6 months, और अगर कॉम्पोजिट स्कीम में है तो कंटिन्यूअस 3 क्वार्टर तक फॉर द कंसेक्यूटिव 3 टैक्सेबल पीरियड तक उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं किया। क्लियर? इन ऑल दीज केसेस वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में बी कैंसल। क्लियर? नाउ next one, what are the consequences of obtaining registration by misrepresentation? अगर किसी पर्सन ने रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करने के लिए मिसरिप्रेजेंटेशन किए, मिसरिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कि अगर उन्होंने अपनी किसी फेक आईडी को रिप्रेजेंट किया है, दैट जो अपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो फॉल्स हैं, मिसलीडिंग है, अगर तो इस केस में क्या होगा
they are liable to cancel their registration. गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि अगर कोई पर्सन मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करता है तो वो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन in the form of registration. Clear? So question is, what are the consequences of obtaining registration by misrepresentation? Answer is liable to cancellation of registration by proper officer. Clear? Now next one is within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made. Within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made. अगर particularly cancellation हो रहा है, आप उसे revoke करना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, तो कितने दिन में आप लोग उसको apply कर सकते हैं? Within 30 days. Within 30 days from the date of service of the cancellation order. कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर, देन विद इन 30 डेज आप उस कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू गेट द कंटिन्यू रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट वन. Who can submit application for registration in form GST registration 09? नॉर्मल रेसिडेंट पर्सन है तो वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01. अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो फॉर्म सबमिट करेगा इन 09. 01 में कौन सबमिट करेगा फॉर्म? रेसिडेंट पर्सन. 09 में कौन सबमिट करेगा? नॉन रेसिडेंट पर्सन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. Where the application for grant of registration has been approved, a certificate of registration shall be made available to the applicant on the. Where the application for grant of registration has been approved, a certificate of registration shall be made available to applicant on the. अगर particularly आपने registration के लिए apply किया in form GST REG registration 01 in case of resident person और in case of non resident taxable person in 09. ठीक है, आपने अप्लाई किया, प्रॉपर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, प्रॉपर ऑफिसर ने उस आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया और रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया. अब वो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे जिससे ये कंफर्म हुआ कि यू आर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. तो जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड होगा अंडर फॉर्म 6 ऑन द कॉमन पोर्टल. कॉमन पोर्टल के अंडर वो इश्यू जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू होगा इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 6. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. A unique identity number will be allotted to the following persons upon submitting an application. A unique identity number will be allotted to following persons upon submitting an application. एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट होता है, सॉरी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर जनरेट होता है. वो किस केस में किन पर्सन्स को अलॉट किया जाता है? A specialized agency of the UNO और any multilateral financial institution. इन दो केस में अगर कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन केसेस में एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर जनरेट होता है टू गेटिंग द रजिस्ट्रेशन. क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. Every registered taxable person shall display a certificate of registration in a prominent location at his principal and every other place of business. Also, GST identification number shall be displayed on the name board at the entry of such places.
एक रूल क्या एप्लीकेबल होता है सब टैक्सेबल पर्सन पे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपको अपने बिजनेस प्रेमाइसेस पे, आपको बिजनेस प्लेस पे उससे ऐसी जगह उसके प्लेस करना होगा जो सबको विजिबल होगा। मींस आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिजनेस प्रेमाइसेस पे और पर्टिकुलर जो एक मेन बिजनेस प्रेमाइसेस है उस पे भी, और कोई और अदर प्लेसेस पे भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है, तो सब प्लेसेस पे आपको अपना बिजनेस सर्टिफिकेट को, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal at every other place of business. Also, GSTN shall be displayed on the name board at entry of such places. Option क्या available है? No certificate of registration to be placed on at only at registered place. No, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेस पे ही आपको अपना डिस्प्ले करना है सर्टिफिकेट, आपको हर प्लेस पे उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने हर बिजनेस प्लेस पे अपने सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट कि आपको अपने हर बिजनेस प्लेस पे रजिस्टर्ड पे तो करना ही है, और उसके अलावा कहीं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एक्टिविटीज रन हो रही है तो उस प्लेस पे भी आपको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An e-commerce operator, electronic commerce operator should get registered irrespective of this threshold limit. Yes, हमने स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, उनके लिए मैंडेटरी है, उनके लिए कंपलसरी है कि विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट ही हैज टू गेट रजिस्टर्ड, they are compulsory required to get registration under the GST Act. Clear? So question, an e-commerce operator should get registered irrespective of threshold limit. Answer is yes. Clear? Now next one. Which of the following required compulsory registration irrespective of threshold limit? किन किस केसेस में थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है, उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यस, नॉन टैक्सेबल पर्सन यस, सॉरी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यस। आंसर डी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इसमें कॉन्सेप्ट में आपको समझाती हूँ कि देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? सप्लायर की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किस पे एप्लीकेबल हो रही है? ऑन सप्लायर। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स किसने पे करना है? रिसिपिएंट को। तो रिसिपिएंट पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि he is covered under the reverse charge mechanism, so he has to take compulsory registration. He has to take compulsory registration under the act irrespective of any threshold limit. तो ऐसे कौन कौन से केसेस हुए जिन पे थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, casual taxable person, non-resident taxable person, and the person to pay tax under the reverse charge mechanism. Clear? Now, next question is, every supplier shall be liable to be registered under this act in the state or union territory other than special category states from where he makes a
taxable supplies of goods or services or both. If his aggregate turnover in a financial year exceeds, हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो रहा है 20 लाख तो उस पर्सन को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर द जीएसटी एक्ट. क्लियर? अगर वो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सप्लाईज. बट अदर देन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, other than special category states, अगर special category states है then the limit is 10 lakh, otherwise 20 lakh. Clear? Now next one, aggregate turnover includes taxable supplies, exempt supplies, exports and all of the above. At the time when we are calculating the aggregate turnover, we include the taxable supplies, exempt supplies and exports. एक्सपोर्ट कितना एक्सपोर्ट पर्टिकुलर पर्सन ने किया उसका वैल्यू का अमाउंट. एग्जाम सप्लाईज को भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट करते हैं. लेकिन अगर पर्टिकुलरली पर्सन एग्जाम सप्लाईज कर रहा है, एग्जाम सप्लाईज को कर रहा है, पर्टिकुलरली सिर्फ एग्जाम सप्लाईज को कर रहा है तो लाइबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन. लेकिन अगर वो एग्जाम सप्लाईज कर रहा है विद द टैक्सेबल सप्लाईज तो हम एग्जाम सप्लाईज की वैल्यू को भी उसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे. क्लियर? Now next question is, which of the following persons are compulsory required to obtain registration? किन किन persons को compulsory registration की requirement है? Person making any interstate taxable supply, yes. Non-resident taxable person, yes. Casual taxable person, कि वो पर्सन है जिन पे इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, जिन पे थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है लेकिन इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर इटसेल्फ अंडर द एक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज, which of the following persons are not liable for registration? कौन कौन से ऐसे persons है जो registration के लिए liable नहीं है? First one is any person engaged exclusively supply or services wholly exempt from tax. मैंने अभी आप लोगों को यही बताया था कि अगर particularly कोई person सिर्फ exempt supplies कर रहा है, whether it's a supply of goods or supply of services, वो exempt supplies को कर रहा है तो वो पर्सन को रिक्वायरमेंट नहीं है, देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इटसेल्फ अंडर द एक्ट. क्लियर? अगर पर्टिकुलरली सिर्फ और सेपरेटली वो एग्जाम सप्लाईज को कर रहा है तो रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर वो एग्जाम सप्लाईज के साथ साथ टैक्सेबल सप्लाईज को भी कर रहा है तो देन ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, the supply of goods after the completion of the job work from the registered place of business place of a job work. The supply of goods after the completion of job work from the registered place of business place of a job worker. The principal who dispatched the goods for job work. Question क्या बोल रहा है कि supply of किसकी हो रही है? goods की after the completion of job work from the registered place of business place of a job worker. जॉब वर्कर के प्लेस से जब गुड्स की सप्लाई हो रही है, कंप्लीशन के बाद गुड्स की सप्लाई कहां से हो रही है? प्रिंसिपल प्लेस से ऑफ जॉब वर्कर से डिस्पैच हो रहे हैं गुड्स वहां से. तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुआ? द प्रिंसिपल वू डिस्पैच द गुड्स फॉर जॉब वर्कर, विच मीन्स सिंपल वे में समझेंगे कि गुड्स डिस्पैच कहां से हो रहे हैं? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स डिस्पैच कहां से हो रहे हैं? प्रिंसिपल रजिस्टर्ड प्लेस किसका है? जॉब वर्कर का. जॉब वर्कर के रजिस्टर्ड प्लेस से वो पर्टिकुलरली गुड डिस्पैच हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं. तो हम एज अ प्रिंसिपल किसे ट्रीट करेंगे? जॉब वर्कर को. प्रिंसिपल कौन ट्रीट होगा? जॉब वर्कर. क्योंकि गुड्स कहां से सप्लाई हो रहे हैं? गुड्स सप्लाई कहां से हो रहे हैं कंप्लीशन के बाद? प्रिंसिपल रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ जॉब वर्कर. जॉब वर्कर के रजिस्टर्ड प्लेस से
उस गुड्स को हम सप्लाई करें तो हम प्रिंसिपल किसे ट्रीट करेंगे, जॉब वर्कर को। क्लियर? सो द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस प्लेस of a job worker, the principal would dispatch the goods for job worker. Clear? Now next one. Where a business carried on by a taxable person registered under this act is transferred to another person as a going concern, which means अगर बिजनेस कैरिड हो रहा है बाय टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ट्रांसफर किसको पड़ रहा है, अदर पर्सन को। सिंपल मीन्स कोई पर्सन है, सपोज मिस्टर ए है, रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट, ठीक है, इनका बिजनेस है, ये इनका बिजनेस है, इस बिजनेस को ये ट्रांसफर कर रहे हैं टू मिस्टर बी ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, की मतलब बिजनेस कंटिन्यू रन कर रहा है, वो अपने रनिंग बिजनेस को, गोइंग कंसर्न बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं टू मिस्टर बी, देन मिस्टर बी इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो मिस्टर बी पे क्या कंपल्शन आ रहा है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द एक्ट, देन मिस्टर बी इज लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। क्लियर? नाउ option B, the transferee shall be liable to get registered which is effect from the date of transfer. जिस डेट को उस पर्टिकुलर बिजनेस को ट्रांसफर किया जाएगा उस डेट से मिस्टर बी क्या होंगे, लाइबल होंगे। जिस दिन से पर्सन लाइबल होता है विद इन 30 डेज उसे अप्लाई करना होता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, shall a dealer making the exclusive supply of liquor, petrol, diesel and crude oil have to take registration under the GST Act? No. क्या ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डीलर है, सॉरी अगर उसे पर्सन को लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स यस। अगर कोई पर्सन है, शायद डीलर है, किसका है, सप्लाई ऑफ लीकर, डीजल, क्रूड ऑयल, इन पे टैक्स जीएसटी के रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, तो उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द जीएसटी एक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who is called a deemed supplier of services? Who is called deemed supplier of service? Input service distributor. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डीम कैसे ट्रीट होता है, डीम सप्लायर ऑफ सर्विसेज। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को आगे वाले सेशन में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अगर डीम सप्लायर की टर्म से देखें कि डीम सप्लायर किसे ट्रीट करते हैं, डीम सप्लायर ऑफ सर्विस हम किसे ट्रीट करते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, threshold limit of registration is applicable to following person: input service distributor, whether or not separately registered under this act, non-resident taxable person, electronic commerce operator. Answer is none of the above. Reason behind it कि electronic commerce operator, casual taxable person, non-resident taxable person, इन पर्सन्स पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, इन्हें डायरेक्टली मैंडेटरीली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है अंडर द एक्ट। इन्हें विदाउट एनी irrespective of any threshold limit they are compulsory required to get registered itself under the act. Clear? Now next one, which one of the following statements is correct? Voluntary registration is not possible under GST. Voluntary registered person not liable to comply with the all provisions of the GST. A person may get himself registered voluntarily and shall comply with all the provision of the GST. Answer C is correct. कि अगर पर्सन रिक्वायर्ड है तो वो अपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और जो प्रोविजंस फिर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन पे एप्लीकेबल होते हैं वो सभी प्रोविजंस उस पर्सन पे भी एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इज मैंडेटरी। फिजिकल वेरिफिकेशन किन केसेस में पॉसिबल है?
Physical verification of business premises is a discretionary power. No, it's not a discretionary power. If additional information from registration asked by the proper officer is not submitted within specified time, answer B is correct. अगर कोई पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और प्रॉपर ऑफिसर ने किसी फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए या फर्दर कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को उस पर्सन से मांगा है या आस्क किया है कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को या उस इंफॉर्मेशन को उस पर्सन ने विद इन स्पेसिफाइड टाइम में प्रॉपर ऑफिसर को प्रोवाइड नहीं करवाया, देन प्रॉपर ऑफिसर हैज राइट टू टेक द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रेमाइसेस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. Business which has centralized registration under erstwhile act shall obtain separate registration in each state from where it is making taxable supplies. कोई पर्सन अगर टैक्सेबल पर सप्लाईज कर रहा है फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट तो उस पर्सन को पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फॉर द बिजनेस वर्टिकल्स. क्या? ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन. Which one of the following is true? A person can't collect tax unless he is registered. Of course, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो then he is not eligible to collect the tax under any provision. अगर पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है तो then he must be registered under any act, under any provisions. Clear? So dear students, आज के सेशन में हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस को क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज भी कर लिया और उनके क्वेश्चन सीरीज को भी सॉल्व किया. नाउ नेक्स्ट सेशन में हम जीएसटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट दिस पीडीएफ, सेंड योर पीडीएफ रिक्वेस्ट टू ऑफिशियल नंबर ऑफ NRK9 and or email ID. Clear? So get ready for the next session and enjoy the series. Thank you everyone.